हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। उत्तर भारत के विशाल मैदान का विभाजन समझने के पश्चात अब आज का हमारा टॉपिक यहाँ की बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता पर आधारित है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, जब मैं गंगा का मैदान करा रहा था और साथ में जब मैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान करा रहा था, कि यहाँ पर मैं कुछ नेशनल पार्क्स को कवर करने का प्रयास करूंगा। अब ये कौन से नेशनल पार्क्स हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है और साथ में ये क्यों फेमस है, यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं और XYZ जीव किस लिए अभी हाल ही में चर्चा है, अर्थात करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन होगा और साथ में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ में ओवरलैपिंग करते हुए यहाँ पर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो यदि अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाइएगा, उनको देखिएगा। वहां पर हम सारे टॉपिक्स को यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कवर करने जा रहे हैं। लेंथ इसलिए छोटी है ताकि आप देख पाएं। चलिए, अब शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यदि मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको ये पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। अब बिना देरी किए यदि मैं देखूं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की तराई बेल्ट अर्थात सबसे ऊपर आपको दिखाई देता है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र से नीचे आने पर आपको देखने के लिए मिलती है तराई बेल्ट, और तराई बेल्ट से जब आप नीचे आते हैं अर्थात नदी घाटी वाले एरिया में देखेंगे तो वहां पर आपको बांगर और खादर क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आपको पता होगा। अब यहीं पर इसी तराई बेल्ट में हमने कुछ नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने कुछ नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं। अब ये हैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान, तो जरा देखिएगा, मैंने यहां पर मैपिंग पहले से कर रखी है। अब मैं उसमें नेमिंग करते जाऊंगा और यहीं पर उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी देते जाऊंगा। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो आपको देखने के लिए मिलेगा दैट इज कॉल्ड रामगंगा नेशनल पार्क। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं, फिर मैं वापस से इसको रिशिफ्ट कर दूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आता है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक्चुअल में ये तो है उत्तराखंड में, है ना। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर उत्तराखंड तो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर ये हिमालयी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय उद्यान कैसे और आप इसको तराई बेल्ट में कैसे शामिल कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा बच्चों कि एक्चुअल में मैंने बताया था कि गंगा नदी उद्गम लेने के पश्चात हरिद्वार के समीप से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है, क्लियर। और यहां पर अर्थात उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है वो तराई बेल्ट की श्रेणी में आता है। अब यदि आप इसको नोटिस करेंगे तो यहीं पर मैंने एक रिवर भी क्रिएट कर रखी है, और कौन सी है ये रिवर, तो यहां पर आप इसको नाम देते हैं रामगंगा नदी। इसको कहा जाता है, एक सेकेंड, इसे कहा जाता है बेसिकली रामगंगा रिवर। और जो येलो वाला पोर्शन है ये है हमारा क्या, नेशनल पार्क, ये है रामगंगा रिवर। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे कि इस नेशनल पार्क की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो रामगंगा है। अब रामगंगा हो सकता है कि आपने पहली बार नाम सुना हो, तो इसका ओल्ड नेम आपको याद रखना है। इसका ओल्ड नेम आप पाएंगे कि इसी को हम कहते थे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इससे ही पहले इसका नाम हुआ करता था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली व कुमाऊं। ये दो अन्य नाम भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो कुमाऊं नाम है बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा फेमस था। कारण ये है कि ये कुमाऊं नाम कुमाऊं बघनी के नाम पर रखा गया था, है ना। और फिर इसी कुमाऊं बघनी को मारा गया था जिम कॉर्बेट सर के द्वारा। दैट इज वाई उनके सम्मान स्वरूप में हमने इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया। परंतु याद रखें कि वर्ष 2023 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और 2023 में फिर इसका नाम रामगंगा नदी के नाम पर रख दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। और ये रामगंगा नदी बेसिकली ट्रिब्यूटरी है, या यूं कहा जाए कि सहायक नदी है गंगा नदी की, जो कि निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, क्लियर। और इसका उद्गम के समय नाम होता है भागीरथी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यदि हम बात करते हैं तो यहां पर सभी चीजें प्रथम बार होंगी, अर्थात ये पहला नेशनल पार्क तो होगा ही, प्रथम नेशनल पार्क है। साथ में क्योंकि बड़ा यहां पर दिखाई देता है, यदि बड़े नेशनल पार्क में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर आपको एक और नेशनल पार्क दिखाई देता है जो कि हिमालयन क्षेत्रों में है, और इसे कॉल किया जाता है बेसिकली हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला है। यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट, जो कि लगभग 1972 में स्टार्ट हुआ था। तो प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट भी यहीं पर आता है। एक सेकेंड, प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर यहीं पर आपको स्थित देखने के लिए मिलता है।
थर्ड बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहां से जो रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, इस रामगंगा नदी में आपको कुछ विशेषताएं देखने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको भारतीय उपमहाद्वीप के घड़ियाल, है ना, अर्थात ये मगरमच्छ की एक कैटेगरी होती है। देखिएगा, मगरमच्छ बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर एक होता है घड़ियाल, घड़ियाल के बाद आता है मगरमच्छ, और फिर एक होता है महामगरमच्छ। अब इन तीनों में डिफरेंस होता है। तो बेसिकली आप पाएंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के घड़ियाल आपको इस नदी में देखने के लिए मिलते हैं। और पूरे भारत में यदि हम देखें तो ये घड़ियाल और कहां पर मौजूद हैं भाई, तो ये घड़ियाल बेसिकली आपको एक टाइम था जब पूरी उत्तर भारत की बेल्ट में देखने के लिए मिला करते थे, परंतु आज के समय में ये केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप की 2 नदियों में मिलते हैं। एक है रामगंगा नदी और एक आता है हमारा कौन सा, एक आता है चंबल नदी। और चंबल के आसपास ही यदि आप देखेंगे तो वहीं पर हमने घड़ियाल प्रोजेक्ट भी चलाया है। इज दैट क्लियर? अब यदि आप इस पूरे वीडियो को, इस पूरे तथ्य को यदि ध्यान से देखें तो यहां पर हमने एक नेशनल पार्क को कवर किया, और ये एक नेशनल पार्क कौन सा था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये वाला पोर्शन। तो पहला नेशनल पार्क तो ये होता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको घड़ियाल देखने के लिए मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट के हिसाब से मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में घड़ियाल और साथ में मगरमच्छ में क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जैसे ही वीडियो खत्म होता है तो एक बार आप मोबाइल में सर्च करिएगा घड़ियाल और एक जगह सर्च करिएगा मगरमच्छ। आई थिंक आप समझ जाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं यहां पर महामगरमच्छ की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल मैं यहां पर क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ की बात कर रहा हूं। तो जब आप देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि इस घड़ियाल की जो लेंथ होती है ये लगभग 5 से 7 फीट तक लंबा होता है, 5 to 7 फीट ये लॉन्ग होता है। और इसकी यदि आप हाइट हेल्थ की बात करें तो ये लगभग 20 से 22 फीट लॉन्ग होता है। और आई थिंक मुझे ये लगता है कि इतना अंतर काफी है इन दोनों में, इतना डेटा काफी है इन दोनों में अंतर व्यक्त कर पाने के लिए। ठीक उसी प्रकार यदि आप देखें तो ये घड़ियाल केवल और केवल ताजे पानी में आकर करते हैं, यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान होता है ये ताजा जल या फिर ताजे पानी में पाए जाते हैं, दैट इज वाई। और नदियों का पानी ताजा, तो दैट इज वाई कि ये चंबल नदी और रामगंगा नदी में आपको स्थित दिखाई दे रहे हैं, है ना, या फिर हम इनको इनका प्राकृतिक आवास भी बोल सकते हैं। और ये आपको देखने के लिए मिलते हैं बेसिकली खारे पानी में, खारे पानी में। क्लियर? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई यहां पर जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो अन्य नदियां हैं जैसे कि चंबल नदी, छिप्रा नदी, कई बार इनमें भी घड़ियाल देखे जाते हैं, तो ये सामान्यतः खारे पानी में मिलते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है क्या, इन्हीं को कहा जाता है मगरमच्छ, महामगरमच्छ, महामगरमच्छ। इसमें मादा की हाइट, मादा की लेंथ लगभग 17 फीट तक देखने के लिए मिल सकती है, लगभग 17 फीट तक। क्लियर? तो ये डिफरेंस होता है इन 2 जीवों में, अर्थात घड़ियाल और साथ में यदि हम बात करते हैं तो एक मगरमच्छ। क्लियर? अब इनके अलावा एक और होता है जिसको हम मगर नाम देते हैं, घड़ियाल, मगर और महामगरमच्छ। इन दोनों में मैंने एक प्रकार से अंतर आपको बताया। अब चलिए शुरू करते हैं। यहां पर यदि आप देखेंगे तो रामगंगा नेशनल पार्क में अभी इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, परंतु हां इसका नाम जरूर आप याद रखिए और कब ये चेंज हुआ है इसके बारे में जरूर आप याद रखिएगा, और कौन सी नदी निकलती है यह भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में है, रामगंगा नदी इससे प्रवाहित होती है, दैट इज वाई इसका अब वर्तमान में जनवरी 2023 में नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। जिम कॉर्बेट पहले था, उससे पहले हेली और फिर कुमाऊं नेशनल पार्क था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एक्चुअल में इसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों रखा गया था। एक्चुअल में इस एरिया में कभी ना कभी एक टाइगर अगर करता था जिसका नाम था एक्चुअल में कुमाऊं, और कुमाऊं हिमालय के नाम पर तो रखा ही गया है इसका, परंतु याद रखिएगा ये कुमाऊं बघनी थी जो कि बेसिकली नरभक्षी हो गई थी, और इसने बहुत से, नरभक्षी का मतलब होता है कि मानवों को अपना भोजन बनाने लगी थी, दैट इज वाई फिर इसका शिकार किया गया था एक्चुअल में किसके द्वारा, जिम कॉर्बेट सर के द्वारा। फिर इसका नाम क्या रख दिया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं है, बेसिकली मैंने बताया कि ना केवल कुमाऊं हिमालय के नाम पर बल्कि एक बघनी के नाम पर भी किसी नेशनल पार्क का नाम रखा जा सकता है। यानी कि स्थान विशेष से हटकर यदि हम बायोडायवर्सिटी की बात करें तो बिल्कुल हो सकता है कि यहां पर आप किसी भी क्षेत्र का नाम किसी एक विशेष जीव के नाम पर रख दें। क्लियर? ठीक इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं तो आगे आता है ये यूपी वाला पोर्शन, और यूपी में एक और नेशनल पार्क नजर आएगा आपको। इसका नाम मैं यहां पर शो कर देता हूं। इस नेशनल पार्क को बेसिकली कहा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह है हमारा
दुधवा नेशनल पार्क। अब ये दुधवा नेशनल पार्क में क्या क्या तथ्य विद्यमान है, जरा आप वेट करिएगा, मैं ये सभी बातें बता रहा हूं। यहां पर एक नदी आपको देखने के लिए मिलेगी, दैट इज कॉल्ड शारदा नदी। तो ये वाली जो रिवर है बेसिकली यहां पर जो मैंने बनाई है, ये हमारी एक रिवर जिसको कॉल किया जाता है शारदा नदी। और ये शारदा नदी बेसिकली किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा के बाद आती है गोमती, घाघर, गंडक। तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगी। एक और नदी यहां पर है घाघरा नदी, क्लियर। तो ये घाघरा नदी की सहायक नदियों में गिनी जाती है, अर्थात ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। अब दुधवा नेशनल पार्क आपको लोकेटेड देखने के लिए मिलेगा एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में, ये मिलता है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। अब इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही आएगा बेटा कि ये तराई बेल्ट में आता है, ये तराई बेल्ट में स्थित दिखाई देगा। दूसरी बात यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर कुछ जीव पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के, या फिर विशेष प्रकार के तो नहीं, वो जीव जो कि आपको प्राय अन्य स्थानों पर देखने के लिए नहीं मिलते। और कौन से हैं ये जीव, ध्यान से आप मेरी बात सुने कि यहीं पर आपको मिलता है टाइगर। टाइगर तो सभी स्थानों पर विद्यमान है लगभग। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा भालू। अब ये भालू मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार में बताऊंगा कि इस भालू की भी कई कैटेगरी होती हैं। इन्हीं भालू की एक कैटेगरी होती है रेड पांडा, क्लियर। और इसी रेड पांडा को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है जायंट पांडा यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट पांडा, और एक होता है रेड पांडा। अब ये रेड पांडा को यदि हम देखें तो बेसिकली इसमें एक डिप्रेशन पाया जा रहा है जिसकी मैं आगे बात करने वाला हूं। और ब्लैक एंड व्हाइट पांडा पर आप पाएंगे कि अधिकार किसका है, बेसिकली अधिकार आप मानते हैं चाइना का, है ना। यानी कि पूरे विश्व में यदि ब्लैक एंड व्हाइट पांडा कहीं पर भी अकर होता है, कहीं पर भी देखने मिलता है, कहीं पर भी पाया जाता है, तो आंख बंद कर उस ब्लैक एंड व्हाइट पांडा पर चाइना का अधिकार होगा। ऐसा क्यों, आगे बात आने वाली है। तो यहां पर आपको मिलेगा एक तो टाइगर, भालू, और साथ में यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है बाइसन नामक एक जीव। अब ये जितने भी जीव मैं बता रहा हूं इनको एक बार आप गूगल पर सर्च जरूर करेंगे, और ताकि आपको ये आने वाले भविष्य में बेहद ही हेल्प करे। यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बाइसन और राइनो में अंतर समझ में आए, ठीक है। अब बेसिकली आपको अंतर पता होगा, हो सकता है आपको पता हो, परंतु यह मेरा फर्ज है कि आप एक बार सर्च करिए, जरूर देखें जरूर। कारण यह है कि वहां पर आपको क्लियरिटी मिलती है भाई, क्लियर। और यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा जंगली भैंसा, इसी एरिया में जंगली भैंसा भी देखने के लिए मिलेगा आपको, है ना। ये इन सभी जीवों का आवास माना जाता है क्या, ये दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा और भी कई नेशनल पार्क हैं, परंतु वो तराई बेल्ट में नहीं आते, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। इसके अलावा बिहार वाले एरिया में यदि आप देखें तो बिहार में भी एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये बिहार का वन एंड ओनली नेशनल पार्क है बच्चा, क्लियर। तो ये है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। और सिचुएटेड कहां पर है, लोकेटेड कहां पर है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैप में, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में तराई बेल्ट में लोकेटेड है। हाँ, यदि इसकी हम बात कर लेते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क आता है पीलीभीत जिले के समीप। और ठीक इसी प्रकार यदि हम वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करें तो देखिएगा जहां पर यूपी और बिहार की सीमा बन रही है, उस यूपी और बिहार की सीमा पर एक रिवर प्रवाहित हो रही है। और कौन सी है रिवर, तो इसको नाम दिया जाता है बेसिकली गंडक नदी या गंडक रिवर। और ये गंडक नदी प्रवाहित होती है कहां से, वाल्मीकि नेशनल पार्क से। तो इसकी जो मेन रिवर आई ये कौन सी है बच्चा, ये हमारी गंडक रिवर या फिर गंडक नदी। अब देखिएगा कि एक्चुअल में यहां पर भी, अब यूपी और बिहार को हम समझ गए हैं, तो यहां पर भी बेसिकली वही जीव पाए जाएंगे जिनको हमने पढ़ा था कहां पर, दुधवा नेशनल पार्क में। तो इसमें और कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब वापस चलते हैं, जो सबसे हमारा खास इंपॉर्टेंट है, जिसे कॉल किया जाता है क्या, सेवन सिस्टर्स वाला स्टेट, या फिर यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस पूरे एरिया को, एक सेकेंड, इस पूरे एरिया को जिसे हम ब्रह्मपुत्रा के मैदान, आसाम घाटी क्षेत्र, या फिर आप यूं बोलें कि सेवन सिस्टर्स वाले पार्ट के नाम से जानते हैं। चलिए इसको समझना चालू करते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले तो एक नेशनल पार्क देखने के लिए मिलेगा जो कि एटलस में लोकेटेड नहीं है, एटलस में लोकेटेड नहीं मिलेगा। यह है हमारा पोवितारा नेशनल पार्क, ठीक है। इसको मैं नोट करके इस साइड लिख रहा हूं, वेस्ट बंगाल में ये स्थित है। ये आपको वेस्ट बंगाल में स्थित देखने के लिए मिलेगा, और वेस्ट बंगाल में है तो ये कौन सा है, ये है पोवितारा नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल के इस पोवितारा नेशनल पार्क को भी आपको ध्यान में रखना है, कारण ये है इसको मैंने लोकेट नहीं किया है, पोवितारा नेशनल पार्क।
अब इसको मैंने लोकेट नहीं किया है, परंतु आप याद जरूर रखेंगे। कारण यह है कि यहां पर भी सेम वही बायोडायवर्सिटी पाई जाती है जो कि अन्य स्थानों पर जैसे कि मानस और साथ में इस काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलेगी। अब एक्चुअल बात यह है कि मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाले चैप्टर में यह कवर करा दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार आसाम घाटी क्षेत्र का निर्माण करती है, और आप ये भी जानते हैं कि यहां पर ये जो मैंने गुम्फित जलमार्ग बनाया हुआ है, ये क्यों बनाया है, क्योंकि यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी आकर विसर्पण करती है और यहीं पर आपको ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियां भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि मानस हो गया, पोवितारा हो गया, और साथ में यहीं पर पगलादिया नदी, और साथ में यदि हम ऊपर की बात करते हैं तो दिबांग लोहित नदियां। ये सभी नदियां बेसिकली इसी क्षेत्र में अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर आसाम तक के क्षेत्र में लोकेटेड देखने के लिए मिलती हैं। परंतु आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक्चुअल में ये कौन सा नेशनल पार्क आपको नजर आ रहा है। तो चलिए यहां पर मैं लिखता हूं कि सबसे पहले तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। और बात की जाए यदि काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो यहां की सबसे मेन रिवर अर्थात वो नदी जो कि अन्य नेशनल पार्क्स की भांति कहीं ना कहीं से गुजरती है, जैसे कि यहां पर हमने देखा था रामगंगा, यहां हमने देखा था कौन सी, तो शारदा, यहां पर हमने देखा था तो गंडक। और जब आप यहां पर आएंगे तो इसकी जो मेन नदी है जो कि इस नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरती है, इसे कॉल किया जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और यदि यही नदी या फिर यही नेशनल पार्क हमने बनाया होता कहां पर, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, तो आप ये नाम देते कि वहां से गुजरती है देहंग नदी। कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे कॉल किया जाता है देहंग। इज दैट क्लियर? और जब आप बात करेंगे मानस राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहां पर लोकेटेड है मानस नेशनल पार्क। यहां लोकेटेड नहीं है, यहां पर नाम लिख रहा हूं, जैसा मैंने यहां पर सभी के नाम लिखे हैं। तो यह है मानस नेशनल पार्क, और बेसिकली यहां की जो मेन रिवर है इसे कॉल किया जाता है मानस रिवर, ये हमारी मानस नदी। अब इसके अलावा आप एक नेशनल पार्क और आवश्यक रूप से याद रखें, यह आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों बनाया है, क्यों ड्रॉ किया है बेसिकली। तो यहां पर एक और नेशनल पार्क है जिसे कॉल किया जाएगा, एटलस में जाना तो वहां पर ज्योग्राफिकल वाले मैप में आपको मिलेगा संदकफू हिल। क्लियर? बस उस संदकफू हिल को आप मार्क कर लीजिएगा। जहां पर नॉर्थ ईस्ट का मैप है वहीं पर वेस्ट बंगाल का है, और वहीं पर सिक्किम, नेपाल और साथ में वेस्ट बंगाल की सीमा पर संदकफू चोटी देखने के लिए मिलती है, उसको मार्क कर लीजिए बस। क्लियर? यहां पर मैं नाम लिख देता हूं नेशनल पार्क का। तो ये नेशनल पार्क है बेसिकली सिंगलीला नेशनल पार्क या फिर सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। अब इन तीनों का ही डिस्कशन हम एक साथ करना शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, मैंने लोकेशन बता दी। अब लोकेशन को ध्यान में रखते हुए आप अब शुरू करते जाना, यानी कि जब मैं एक जीव का नाम लूं और एक जीव को उठाकर दूसरे स्थान पर रखूं और वहां पर मैं बोलूंगा कि रेड पांडा को एक्चुअल में स्थानांतरित किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है सिंगलीला में, तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? यानी कि यहां पर वेस्ट बंगाल में आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली आपको नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। एक है पोवितारा जो कि आपको दिखाई देता है कहां पर, यह हमें आसाम में देखने के लिए मिलता है। और ठीक इसी प्रकार काजीरंगा, मानस और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर आपको मिलता है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। अब ये सभी नेशनल पार्क किन किन जीवों के लिए फेमस हैं, तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं कि ये सभी नेशनल पार्क बेसिकली अब टाइगर, यानी कि टाइगर तो हमारे यहां हर जगह पर है। टाइगर के अलावा जब आप देखते हैं तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है, अर्थात यहीं पर आपको मिलता है बाघ के अलावा इस क्षेत्र में मिलता है राइनो के अलावा यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है बाइसन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण जीव इस एरिया में दिखाई देता है आपको रेड पांडा, यहीं पर रेड पांडा और पिग्मी हॉज। देखिए ऐसे ऐसे जीवों के नाम आ रहे हैं, दैट इज वाई मैं बोल रहा हूं आपसे कि एक बार गूगल में सर्च जरूर करिएगा। इज दैट क्लियर? और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो से मैं ही सर्च करके आपको बता दिया करूंगा। चलिए, अब इतने के पश्चात हम ये समझना चालू करते हैं कि अब जो यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियो कवर कर रहे हैं, तो यहां पर बेसिकली अब कौन कौन से जानवर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है किसके बारे में? सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा राइनो के बारे में। अब राइनो के बारे में यदि हम जानने का प्रयास करें तो एक्चुअल में राइनो के बारे में आप ये जानते हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंडियन राइनो और एक आपको देखने के लिए मिलता है अफ्रीकन राइनो। अब ये इंडियन राइनो और अफ्रीकन राइनो क्या है, तो इन दोनों का आकार
इन दोनों का आकार आप पाएंगे कि आकार में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपको बेसिकली राइनो कई प्रकार के मिल सकते हैं, जैसे कि जवाइन राइनो, जैसे कि सुमात्रियन राइनो। अब एक्चुअल बात यह है कि हम मेनली मानते हैं कि भाई ये जो राइनो है ये दो प्रकार के हैं, और इनमें दो प्रकारों में एक आता है अफ्रीकन राइनो और एक आता है इंडियन राइनो। अब इन दोनों में आकार में बड़ा होता है अफ्रीकन राइनो, और याद रखिएगा कि इसका शिकार बहुत तेजी से होता है। और ये शिकार क्यों किया जाता है, तो बेसिकली आज यदि हम देखें तो इंडियन राइनो की जो कंडीशन है कि इंडियन राइनो एक समय पर भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी उत्तर भारत की बेल्ट में पाया जाता था, यानी कि इस पूरे में जितने भी नेशनल पार्क आते हैं उन सभी नेशनल पार्क्स में ये इंडियन राइनो मौजूद था। परंतु इसका शिकार और साथ में यहां पर इसमें पाए जा रहे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चलते इसका लगातार विनाश हुआ, और आज ये लगभग विलुप्ति की कगार पर है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक इसी प्रकार अफ्रीकन राइनो के साथ भी हुआ कि अफ्रीकन राइनो का अवैध शिकार बहुत ज्यादा किया जाता था। और यह अवैध शिकार क्यों होता था, तो यदि आपने अभी तक इमेज सर्च कर ली हो तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि आकार में तो ये बड़ा होता ही है, आकार में बड़ा है ये, और इसका शिकार किया जाता है। और ये शिकार का कारण है कि एक तो इसका जो ऊपर सींग लगा हुआ है, एक तो सींग के लिए इसका शिकार होता है, साथ में चमड़े के लिए इसका शिकार किया जाता है। अब यहां पर याद रखने वाली बात ये कि मैं यदि बीच में यहां पर फिलॉसफी डाल दूं तो फिलॉसफिकल हिसाब से यदि हम समझें, है ना, तो यहां पर सबसे खतरनाक जीव हम मान रहे हैं किसको, शेर को। और इस शेर को भी चमड़े के लिए मार देता है, इसकी खाल के लिए मार देता है मानव। तो वास्तविकता में पूरी प्रकृति में सबसे विनाशी जीव और साथ में सबसे खतरनाक जीव और कोई नहीं, मानव है। ये मानव ऐसा पशु है जो कि पूरी प्रकृति का विनाश करके ही दम लेगा बच्चे। फिर यानी कि हम यहां पर इतनी तेजी से प्रकृति का विनाश कर रहे हैं कि पूछिए मत, इतना प्रकृति को कोई अन्य जीव नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है जितना मानव पहुंचा पा रहा है। तो आवश्यक यह है कि हम इसका शिकार बंद करें और जल्दी से जल्दी बंद करें। और इसका शिकार बंद करने के लिए ऐसे जीवों के लिए एक संस्था बनी हुई है, अर्थात मानव को समय समय पर जागरूक करने के लिए और इन जीवों को संरक्षण देने के लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है IUCN। इस संस्था को कहा जाता है IUCN, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिख देता हूं मैं यहां पर। अर्थात ये काम क्या करता है बच्चे, तो यहां पर विश्व में जितने भी जीवों को संरक्षण की आवश्यकता है या फिर वो विलुप्ति की कगार पर हैं या उनको कुछ ऐसे संरक्षण की जरूरत है जिसके द्वारा वो भविष्य में अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर पाए, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी पाई जा रही है, मानवों से उनको खतरा है, अवैध शिकार हो रहा है, या फिर किसी भी कारणवश वो खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर यदि हम राइनो की बात करें तो राइनो तेजी से खत्म होता हुआ दिख रहा है, तो फिर ये एक कैटेगरी में डालता है, उनको एक स्टेटस देता है कि भाई, और यदि इसने किसी जीव को स्टेटस दे दिया, जैसे राइनो की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय राइनो का जो स्टेटस निकल के आता है वो है वल्नरेबल। भारतीय राइनो का IUCN स्टेटस आता है वल्नरेबल। और यदि हम देखें तो ये वल्नरेबल क्या है, अर्थात इसको संरक्षण की आवश्यकता है। और जैसे ही ये किसी जीव को संरक्षण देता है तो या फिर किसी जीव को स्टेटस देता है तो एक्चुअल में इस जीव संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, इस IUCN की हो जाएगी। और फिर ये विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स भी चलाता है। यदि आप इसकी साइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, गोद लेना यानी कि अडॉप्टेशन, और साथ में यहां पर डोनेशन, यानी कि यदि आप उस संस्था को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें डोनेट भी कर सकते हैं। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि एक्चुअल में ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थात ये किसी के फायदे के लिए काम नहीं करता, किसी भी गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। विश्व के तमाम ऐसे नागरिक या फिर तमाम ऐसे देश या फिर तमाम ऐसी संस्थाएं जो कि पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना चाहती हैं वो इसका पार्ट बन सकती हैं। इज दैट क्लियर? और डोनेशन भी कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यदि यहां पर हम देखें तो एक टाइम पर मैंने बताया कि ये इंडियन राइनो आपको पूरे उत्तर भारत की बेल्ट में स्थित देखने के लिए मिलते थे, परंतु
आज की कंडीशन में केवल और केवल इनकी सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको अकर देखने के लिए मिलती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, अर्थात ये सबसे अधिक मात्रा में किस नेशनल पार्क में स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित दिखाई देते हैं बच्चे। और साथ में याद रखें कि ये जो इंडियन राइनो है, इंडियन राइनो हम इसको नाम जरूर दे रहे हैं, परंतु एक्चुअल में बात यह है कि ये लगभग 9 प्रकार का होता है ना। इनमें जवाई राइनो, सुमात्रियन राइनो, है ना, ये कई प्रकार के राइनो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से यदि हम बात करते हैं जवाई राइनो की, तो ये लगभग विलुप्ति की कगार पर है, यानी कि भारत में जो राइनो मौजूद हैं उनसे भी कम जनसंख्या यदि किसी की है तो वह है जवाई राइनो की। इज दैट क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड पांडा को लेकर। ठीक, यहां अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली रेड पांडा की। और यदि बात की जाए रेड पांडा की तो हमेशा याद रखें कि इसके लिए एक वर्ड यूज होगा, ये वर्ड है स्थानिक प्रजाति। कि ये स्थानिक प्रजाति है बेसिकली कहां की? पूर्वी हिमालय की। पूर्वी हिमालय दैट इज, यहां पर यदि आप आते हैं तो इस मैप के अकॉर्डिंगली पूर्वी हिमालय ये वाला होगा। क्लियर? ये पूरा क्षेत्र माना जाएगा पूर्वी हिमालय। और मैंने अभी आपको बताया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में आपको बेसिकली देखने के लिए मिल रहा है रेड पांडा। मानस के अलावा काजीरंगा में मिल रहा है, परंतु यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यदि किसी नेशनल पार्क की है, किसी नेशनल पार्क में है, तो ये आपको मिलेगी कहां पर? मानस नेशनल पार्क में रेड पांडा की। तो यहां हम यदि रेड पांडा के बारे में बात करें तो ये स्थानिक प्रजाति है, ये एंडेमिक स्पीसी है इस पूरे। साथ में ये शाकाहारी भी होते हैं, ये शाकाहारी भी देखने के लिए मिलेंगे, और साथ में कुछ पांडा आपको मांसाहारी भी मिल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर क्यूट समझ के ये मत समझ लेना कि ये शाकाहारी भी होते हैं, एक्चुअली में ये मांसाहारी भी हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। सेकेंड बात कि इसी में आप पाएंगे कि एक्चुअल में इसी रेड पांडा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। राजकीय पशु है ये कहां का? सिक्किम का। सिक्किम का ये राजकीय पशु भी माना जाता है। अब इतनी बात तो हमें पता रहती है जनरली। अब यहां पर याद रखो कि एक्चुअल में रेड पांडा एक प्रजाति है किसकी? एक प्रजाति है भालू की। भालू की ही एक प्रजाति मानी जाती है पांडा, और इसी पांडा को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है रेड पांडा और एक आता है ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। तो चलिए इन दोनों को ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, जरा इस बात को आप समझने का प्रयास करें। उससे पूर्व आप ये जानें कि ये जो पूर्वी हिमालय की स्थानिक प्रजाति मानी जा रही है, अर्थात ये रेड पांडा, ये वर्तमान में खतरे में है। और यहां पर खतरे का कारण क्या है बेटा? तो खतरे का कारण है इनमें पाया जाने वाला एक प्रकार का डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन को, वो डिप्रेशन नहीं जो हमको होता है, यहां पर एक अलग प्रकार का डिप्रेशन है जिसे कॉल किया जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और क्या होता है ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन? तो बस आप इतनी सी बात नोट कर लें कि एक्चुअल में जब कोई बड़ी जनसंख्या या फिर कम जनसंख्या किसी जीव की होती है तो वो एक ही स्थान पर निवास करती है, और एक ही स्थान पर निवास कर कर जब संबंधित जीव बार बार प्रजनन क्रिया करता है तो बार बार प्रजनन क्रिया के परिणाम स्वरूप उसकी आने वाली संतति में एक डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, अर्थात आनुवांशिक विकास की यहां पर कमी देखने के लिए मिलेगी। अर्थात यहां आने वाली संतति उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी जितने अच्छे से वो संतति करे जिसके फादर, जिसके मदर, जिसके पेरेंट्स कुल मिलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पलायने तो होते रहते हैं। कारण यह है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्ट्रांग होता है, जो हमारा आनुवांशिकी विकास है वो तेजी से होता है। और जब ये कुछ नहीं होता, अर्थात ये एक ही स्थान पर रहकर बार बार प्रजनन क्रिया करते हैं, तो यहां पर आनुवांशिक विकास की दर में या तो कमी होती है, आनुवांशिक विकास की दर में या तो कमी होगी, या फिर इनका पूरा का पूरा आनुवांशिक विकास ही बाधित हो जाता है या फिर रुक जाता है। और जब इनका ये आनुवांशिक विकास रुक जाता है तो फिर इस कंडीशन में उस संतति में इतना गुण ही नहीं पाया जाता है, या फिर वो उसमें इतनी पार ही नहीं होती कि वह छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ पाए। और फिर लगातार आप पाते हैं कि मैच्योर एज आने से पूर्व, अर्थात वह एज जिसमें ये प्रजनन क्रिया के द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ा पाता,
वह एज आने से पूर्व ही यह समाप्त हो जाता है, अर्थात डेथ हो जाती है इसकी। तो इसे कॉल किया जाता है बेसिकली इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और यदि आप देखेंगे तो यही इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही तो आपको देखने के लिए मिला था एशियाई शेरों में, यही मिल रहा था हमें कहां पर, यही एशियाई चीता में। अर्थात यदि हम बात करते हैं एशियाई शेरों की, एशियाई शेर के अलावा यदि हम बात करेंगे चीतों की, और यदि आज के टाइम में हम बात करें तो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है रेड पांडा में। अर्थात यहां पर हम चीतों के शिकार का मेन रीजन मानते हैं कि सर यहां पर अंग्रेजों द्वारा इनका शिकार किया गया था, और वो भी अवैध शिकार किया गया था। दैट इज वाई कि ये एशियाई चीता या फिर एशियाई शेर खत्म हुए थे या फिर विलुप्ति की कगार पर आ गए थे। और आज यदि आप देखेंगे तो चीता को हमने कहा इंपोर्ट किया है कुनाव राष्ट्रीय उद्यान में। इसका कारण केवल वो शिकार नहीं है, इसका एक नेचुरल रीजन भी है, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए ही तो इन जीवों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान शिफ्ट किया जाता है। और ऐसा ही हो रहा है एक्चुअल में इस रेड पांडा के साथ, कि रेड पांडा को भी इस क्षेत्र से उठाया जा रहा है ताकि इनकी जनसंख्या में वृद्धि की जा सके और साथ में इस हो रहे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका जा सके। तो बेसिकली इनको शिफ्ट किया जा रहा है कहां पर, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान में। और यदि आप यहां तक वीडियो में आ गए हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। और यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सिंगलीला का नाम हमने यहां पर लिख लिया था, है ना। अर्थात ये किसकी बॉर्डर पर आपको दिखाई देता है, तो बेसिकली यदि आप नोटिस करेंगे तो ये आपको दो भारतीय स्टेट और साथ में एक नेशन के बीच में, अर्थात पश्चिम बंगाल के अलावा आपको यह देखने के लिए मिलता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम की बॉर्डर पर, सिक्किम की बॉर्डर पर, और नेपाल भी इसमें आ जाता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है, अर्थात यहीं पर लिखता हूं मैं, इसकी जो सबसे उच्चतम चोटी मानी जाती है, सर्वोच्च चोटी है इसकी संदक काफू। और ये संदक काफू बेसिकली फेमस है अपनी जहरीली वनस्पतियों के लिए। संदक काफू, हाँ बिल्कुल, है ना, ये फेमस है अपनी जहरीली वनस्पतियों के लिए। और कौन सी है ये जहरीली वनस्पति, तो इस वनस्पति का नाम है बेसिकली, इसे कॉल किया जाता है कोबरा लिली, ये इसका नाम है। इसको भी एक बार सर्च कर आप देख लीजिएगा। फिर यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा, रेड पांडा के बारे में समझा कि ये पूर्वी हिमालय की एक प्रकार की स्थानिक प्रजाति है, पूर्वी हिमालय की स्थानिक प्रजाति है, सिक्किम का ये राजकीय पशु है। और साथ में हमने ये देखा कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर, तो इसके प्यारे होने पर ना जाएं। और सेकंड बात हमने देखी कि पूर्वी हिमालय की ये पूर्वी हिमालय की जो स्थानिक प्रजाति है ये वर्तमान में खतरे में है, और खतरे में होने का कारण है इनमें पाया जाने वाला इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अर्थात यहां पर एक ही स्थान पर बार बार प्रजनन क्रिया के परिणाम स्वरूप इनमें पाया जाने वाला जो आनुवांशिकी विकास की दर है वो कम हो रही है, और इसके कम होने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मैच्योर एज आने से पूर्व ही इनकी डेथ हो रही है। और इसी डेथ के चलते आज वर्तमान में ये खतरे के निशान में है, अर्थात विलुप्ति की कगार पर हैं। और इन्हीं को बचाने के लिए हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कार्य करता है। तो बेसिकली यदि हम देखें तो इसी रेड पांडा को बचाने के लिए इस IUCN ने भी कार्य किया है। और साथ में एक और संस्था अब आएगी जिसको हम नाम देते हैं WWF, जिसे हम नाम देते हैं WWF का। अब यहां पर जरा आप सुनिएगा कि ये जो रेड पांडा है ये मैंने बताया आपको कि दो प्रकार के होते हैं। यानी कि यदि मैं यहां पर इनके टाइप्स की बात करूं, प्रकार की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप के या फिर कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा ध्यान से आप मेरी बात सुने कि एक तो हम मानते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पांडा। अब मैं यहां पर हिंदी में क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि ये क्लास बेसिकली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए है। चैनल का नाम ध्यान से देखें, स्टडी IQ IAS हिंदी। क्लियर, तो वहां पर हिंदी पर हमें ज्यादा फोकस करना है। हमारी हिंदी की लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा सुदृढ़ होनी चाहिए। दैट इज वाई मैं यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट और साथ में अन्य ऐसे सभी वर्ड्स को हिंदी में ही लिखता हूं। इज दैट क्लियर? चलो, तो एक हुआ ब्लैक एंड व्हाइट पांडा और एक आपको देखने के लिए मिलेगा रेड पांडा। इसमें भी आप दो टाइप देखते हैं, एक होता है चाइनीज रेड पांडा, एक मिलता है चाइनीज
रेड पांडा, वो रेड पांडा जो कि हिमालय के परे चाइना वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और एक आपको देखने के लिए मिलता है बेसिकली हिमालयन रेड पांडा, चाइनीज रेड पांडा, और भारत में मिलने वाला ये है हमारा हिमालयन रेड पांडा। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये जो ब्लैक एंड व्हाइट पांडा है, याद रखें इसी पर मैंने बताया था आपको कि चाइना का अधिकार है, इसी पर चीन का अधिकार है। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो यही ब्लैक एंड व्हाइट पांडा का ही सिंबल आपको देखने के लिए मिलता है एक संस्था के आइकन में। और कौन सी है ये संस्था? तो नाम आप याद रखिएगा, WWF। WWE होती थी, WWE का छोटा फाइल WWF, अर्थात इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। एक्चुअल में हुआ ये कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कभी ना कभी इसमें भी था, और इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन अर्थात इसकी जनसंख्या बेहद ही कम हो गई थी। जैसे आज यदि आप देखेंगे तो हमारे मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रही है, तो ऐसे ही कभी ना कभी इसके साथ भी था। फिर इसको बचाने के लिए ये संस्था सामने आई थी और इसने बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसको सपोर्ट किया गया था चाइना के द्वारा, और भी कई देशों के द्वारा इसे सपोर्ट किया गया था। फिर बाद में एक्चुअल में देखा गया कि इसी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जो प्रयास किए थे उसके परिणाम स्वरूप इनकी जनसंख्या में सुधार आया, सामान्य श्रेणी में ये लाए गए, और जैसे ही इनकी जनसंख्या में सुधार आया तो इसको एक प्रकार से इसको बचाने के लिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए, बायोडायवर्सिटी के प्रति जागरूक करने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसको अपने आइकन में भी जगह दी। क्लियर? अब आज का हमारा लास्ट और अंतिम नेशनल पार्क कौन सा है? तो यहां पर बेसिकली एक हमारा रह गया है, यह है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। और इस मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान को मैंने पहले भी कवर कराया है, यहां पर आप सुन लीजिए कि यहां पर इस मरुभूमि या फिर डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान के सबसे निकटतम सिटी देखने के लिए मिलती है आपको जैसलमेर, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, राजस्थान में आती है ये एक बात। सेकंड बात ये आती है कि इसी एरिया में आप पाते हैं कुछ खारे पानी की झीलें हैं, और ये मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से डायरेक्टली संबंधित है, क्योंकि इसी मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान अर्थात जैसलमेर के आसपास वाले एरिया में आप पाएंगे कि हमें डायनासोर के फॉसिल्स जो कि जुरासिक एरा के थे, और साथ में यहीं पर आपको विशालकाय मरीन क्रिएचर के फॉसिल्स अर्थात यहां पर समुद्री जीवों के जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। दैट इज वाई ये नेशनल पार्क भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर एक विशेष प्रकार का पक्षी पाया जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसे कहा जाता है सोन चिड़िया, यानी कि जिस सोन चिड़िया को हम सोन चिड़िया के नाम से जानते हैं, इसे एक्चुअल में ऑफिशियल लैंग्वेज में कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने लगभग पूरे नेशनल पार्क जो कि तराई क्षेत्र में स्थित हैं इनको कवर करने का प्रयास किया है, और साथ में कुछ जीवों के बारे में भी मैंने यहां पर बताया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अपना रिस्पॉन्स जरूर यहां पर देकर जाएं। आपका रिस्पॉन्स, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही अन्य वीडियोस को बनाने के लिए। अब यदि मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं वहां पर देख लूंगा और आने वाला वीडियो मैं उसी पर डेडिकेटेड बनाऊंगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।